ये उर्दू वस्म है मेरी और हिंदी माँ का जाया हूँ। ये उर्दू वस्म है मेरी, मैं हिंदी माँ का जाया हूँ। जवाने मुल्क के पहने हैं ये पैगाम लाया हूँ। जवाने मुल्क के पहने हैं ये पैगाम लाया हूँ। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू जवां वालों, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू जवां वालों। मैं हिंदी माँ का जाया हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ। मैं हिंदी माँ का जाया हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज मैं फिर आपके बीच आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ जो संस्कृत किताब से, संस्कृत पुस्तक से रिलेटिव है। दोस्तों ये कक्षा 10वीं का जो किताब है पीयूषम, उसी से संबंधित है। कई बार बहुत सारे टीचर संस्कृत तो पढ़ाते हैं लेकिन संस्कृत के महत्ता को नहीं बताते हैं। संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। इसका इतिहास 3500 वर्ष पहले की है, यानी कि दुनिया में जब कोई भाषा नहीं पैदा ली थी उससे पहले संस्कृत में वेदों की रचना हो रही थी। इसीलिए मैं आपको अभी जो पंक्तियाँ सुनाए उनमें यही बताया गया है कि हिंदी तो हमारी ज़बान है, संस्कृत हिंदी की माँ है। जब हिंदी के जन्मे हुए हैं तो हमारी संस्कृत क्या है, नानी स्वरूपा है। यस नो? तो इसीलिए उर्दू, कोई भी भाषा दुनिया में खराब नहीं होता है। उर्दू अच्छी जुबान है, इंग्लिश भी बहुत अच्छा लैंग्वेज भाषा है, लेकिन अपनी भाषा से सुंदर कोई भाषा नहीं हो सकती है। तो संस्कृत के बारे में मैं अक्सर आपको बताते रहता हूँ कि संस्कृत की कमी आज के विद्यार्थियों में है। अक्सर सभी विषय पढ़ लेते हैं, अच्छा मार्क्स आ जाता है, लेकिन संस्कृत में मार्क भी अच्छा ले आते हैं, लेकिन संस्कृत में ज्ञान नहीं होता है, शब्दों की कमी होती है। बच्चे जो है आज संस्कृत से कट रहे हैं, जबकि सबसे अधिक शब्द संपदा संस्कृत भाषा में है। अगर आपको शब्द संपत्ति चाहिए, अगर आपको शब्दों की सागर में डुबकी लगाना है तो आप संस्कृत सब्जेक्ट को जरूर पढ़ें, इससे हिंदी भी मजबूत होता है। तो चलिए आज कक्षा 10वीं का पीयूषम का पाठ परिचय समझते हैं। प्रत्येक पाठ के बारे में बताऊंगा कि 14 पाठ है। कक्षा 10वीं के पीयूषम चैप्टर बुक में कुल कितने चैप्टर हैं? 14 चैप्टर। कितने चैप्टर हैं? 14 चैप्टर है। उन 14 चैप्टर में से सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि उस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, उससे शिक्षा क्या मिलेगा, उनमें कौन सी विषय वस्तु है, ये बताऊंगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला चैप्टर मंगलम पाठ दिया गया है। कोई भी काम करने से पहले हम किसी देव की आराधना करते हैं। प्रत्येक मानव, इस जीवन में जो भी मानव हैं वो सभी कोई ना कोई देव को जरूर मानता है, कोई ना कोई ईश्वर को जरूर मानता है। मुसलमान मानता है, हिंदू मानता है, सिख ईसाई सब मानता है। यही है कि सबके नाम अलग अलग है लेकिन ईश्वर सब एक ही है। तो इस चैप्टर में ये जो है चैप्टर मंगलम पाठ, इसमें उपनिषद के 5 मंत्र लिए गए हैं। उपनिषद वेद का ही सरल स्वरूप है, सरल ग्रंथ है। वेद थोड़ा क्लिष्ट भाषा में है, उसी का टूटा हुआ जो स्वरूप है, सरल रूप है, वो उपनिषद है। इसमें 5 जो मंत्र लिए गए हैं वो सभी पद में है। किसमें है? पद में, पद स्वरूप में है। पद मतलब श्लोक के रूप में है, श्लोकात्मक है। कुछ चैप्टर ऐसा है जो क्या है, कहानी के रूप में है। किसके रूप में है? लेकिन इसमें है पद के रूप में, श्लोक के रूप में है। इसमें जो 5 श्लोक लिए गए हैं वे सभी उपनिषद के हैं। 4 उपनिषद से 5 श्लोक लिया गया है। अब आप कहेंगे कि सर उपनिषद 4 और श्लोक 5, तो ऐसे है। पहला जो श्लोक लिया गया है वो ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितमुखम, वो कहां से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से। दूसरा जो श्लोक है वो कठोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? किससे लिया गया? बोल नहीं रहे आप लोग? कठोपनिषद से। तीसरा जो श्लोक है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते नानिरतम। और यही सत्यमेव जयते जो वाक्य हैं ये हमारे देश का राष्ट्र वाक्य है। क्या है? राष्ट्र वाक्य, यानी मुंडकोपनिषद से राष्ट्र वाक्य लिया गया है। उसके बाद अगला जो फिर श्लोक है चौथा, वो श्लोक भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जो यथा नद्य स्यंदमाना करके है वो भी कहां से लिया गया है?
मुंडकोपनिषद से, यानी 2 मुंडकोपनिषद से और 3 क्रमशः ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद और श्वेता श्वेतरोपनिषद। 5वां जो श्लोक है वो कहां से लिया गया है? श्वेता श्वेतरोपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? इसमें यही बताया गया कि ये सभी मंत्र को अध्ययन करने से, वाचन करने से, प्रार्थना करने से देवता प्रसन्न होते हैं और हमारे मन में भी भगवान के प्रति क्या जगती है? आस्था जगती है। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए इसका वाचन करना चाहिए और इसको सुबह शाम बोलना चाहिए, इसका अर्थ अध्ययन करना चाहिए। सुबह में ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। तो ये पद्यात्मक है। ये पाठ किस टाइप का है? पद्यात्मक। इस पूरे 14 चैप्टरों में से 4 प्रकार के पाठ हैं जो यहाँ पे लिखा गया है: पद्यात्मक, कथात्मक, निबंधात्मक और संवादात्मक। पद्यात्मक मतलब होता है क्या? जो श्लोक के रूप में है। कथात्मक माने जो कहानी के स्वरूप में है। निबंधात्मक माने जो निबंध के रूप में है। उसके बाद संवादात्मक मतलब क्या होता है? जो बातचीत के रूप में है, वार्तालाप के रूप में। तो 2 ऐसे चैप्टर है जो वार्तालाप के रूप में है और 5 ऐसे चैप्टर है जो निबंधात्मक है। निबंधात्मक बहुत नॉलेजेबल होता है, मतलब ज्ञान से परिपूर्ण होता है। उनमें एक एक जो वाक्य होता है वो क्या होता है? ज्ञान से परिपूर्ण होता है। कथात्मक तो जानते ही आप, कहानी से जुड़ा हुआ रहता है, उसमें नैतिक शिक्षा दी जाती है। प्रत्येक कहानी का कोई ना कोई तो उद्देश्य रहता है ना। तो प्रत्येक कहानी इनमें जो भी 3 चैप्टर है कहानी का, एक एक कहानी मतलब नैतिक शिक्षा से परिपूर्ण है, जो जीवन में उतारने लायक है। और पद्यात्मक जो श्लोक के रूप में है, जिनमें अच्छे अच्छे विचार व्यक्त हुए हैं ऋषि मुनियों के, बड़े बड़े नीतिकार के, बड़े बड़े विद्वानों के। तो चलिए तीसरा पाठ किस टाइप का है आप बताएंगे? बताइए। सॉरी, दूसरा पाठ किस में है? किस टाइप में? निबंधात्मक, जो पाटलिपुत्र वैभवम से हैं। पाटलिपुत्र वैभवम में पटना के इतिहास के बारे में बताया गया है, पटना के वैभवता के बारे में बताया गया है कि पटना का प्राचीन काल, पटना का आधुनिक काल और पटना का मध्य काल कैसा रहा है। उनकी साहित्य, उनका ज्ञान, उनकी संस्कृति किस प्रकार का रहा है, जो पूरे विश्व को अपने ओर आकर्षित करता रहा है। इसमें यही बताया गया है कि पटना धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और औद्योगिक रूप से सबको आकर्षित करता है। प्राचीन काल में ह्वेनसांग, इत्सिंग, उसके बाद वो क्या कहते हैं, ये बड़े बड़े चाइनीज मेगास्थनीज है ना, ये बड़े बड़े विद्वान पटना आए थे घूमने के लिए और यहाँ के वैभवता का, जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन काल में शासक थे, यहाँ के वैभवता का पूरा वर्णन किया था अपने किताबों में, खूब बड़ाई किया था भारत का, पटना का। तो इसमें पटना में यही बताया गया है। इससे आप इस चैप्टर को पढ़ के, इस चैप्टर को कंठस्थ करके आप वाक शक्ति को बढ़ा सकते हैं, पटना के बारे में नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अगर कहीं आप भाषण दे रहे हैं तो पटना के बारे में अगर विषय दे दें तो आप अच्छा से वाचन कर सकते हैं। ये फायदा है इस चैप्टर का। अगला चैप्टर है अलस कथा, जो क्या है, किस रूप में है? कथात्मक है। क्या है? कथात्मक, यानी कहानी के स्वरूप में है। अलस कथा जो है, यह कथा आलसी जो गुण है, आलस जो गुण है, उनसे जुड़ा हुआ है। इस कथा के लेखक हैं विद्यापति और यह कथा लिया गया है पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। कहां से लिया गया है? विद्यापति मिथिला के लोकप्रिय कवि हुए, है ना। विद्यापति मिथिला के लोकप्रिय कवि हुए, जिनका जन्म बिस्फी नामक गांव में हुआ था और दरभंगा जिला में उस समय हुआ था, आज मधुबनी में पड़ता है। इन्होंने, विद्यापति को अपार ज्ञान था, संस्कृत भाषा का ज्ञान, उसके बाद मैथिली भाषा का ज्ञान, उसके बाद अवहट भाषा का ज्ञान, पूरा ज्ञान था इनको। मैथिली में इन्होंने पदावली लिखा, कीर्ति पताका, कीर्ति लता, पुरुष परीक्षा। संस्कृत में इन्होंने पुरुष परीक्षा लिखा। समझ में आया? तो संस्कृत में से जो लिखा पुरुष परीक्षा, उसी में से छोटा सा हिस्सा है अलस कथा। और ये कथा बड़ा ही मतलब मनोरंजन टाइप में लिखा गया है। जब आप इसको पढ़ेंगे और जब इसको मैं पढ़ाऊंगा तो आपको हंसी भी लगेगा। इसमें 4 आलसी की कहानी लिखा रहता है। 4 आलसी का कहानी है, जिसमें चारों आलसी इतने आलसी होते हैं कि पेट में आग भी लगाओ, घर में आग लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सोए रहता है। एक कहावत है ना आलसी के विषय में, एक मुझे याद आ गया कि आलसी लोग इतने आलसी होते हैं कि वो जब थक जाते हैं तो सो जाते हैं और सोते सोते जब फिर थक जाते हैं तो फिर सो जाते हैं। ये आलसियों का बहुत बड़ा गुण है। ये आलसियों का क्या है? बहुत बड़ा गुण है। तो इस कथा में यही बताया गया है कि आलस को त्याग देना चाहिए। आलस को क्या कर देना चाहिए? जो आदमी आलस में रहेगा वो बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। समझ में आया? तो आलस जो दोष है उसके दुर्गुण को और उसको दूर करने के उपाय को इसमें बताया गया है कि किस तरह से आलस को दूर किया जा सकता है।
और नीतिकार आलस को दुश्मन मानते हैं, शत्रु मानते हैं। अगर आप में भी आलसीपना है तो वो आपका दुश्मन है, आपको एक दिन खा जाएंगे, कुछ करने नहीं देंगे। समझ में आ गया ना? अब आगे चलें? बोलते नहीं आप लोग, बोलिए, सपोर्ट करिए एक साथ। अगला है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि ये निबंधात्मक टाइप का पाठ है। इसमें बताया गया कि प्राचीन काल से लेकर के आज तक स्त्रियों ने संस्कृत साहित्य में क्या योगदान दिए। कहा जाता है कि समाज रूपी गाड़ी पुरुष और नारी दोनों से चलती है, लेकिन शुरुआती दौर से ही स्त्रियों की उपेक्षा की गई है, स्त्रियों को नेग्लेक्ट किया गया है। लेकिन जो योगदान संस्कृत साहित्य में स्त्रियों का है वो मतलब पुरुष का भी योगदान नहीं है। मतलब पुरुष और नारी दोनों मिल करके संस्कृत साहित्य को डेवलप किए, विकसित किए, समृद्ध किए। आज जो विशाल संस्कृत साहित्य में, वेदों में, यहां तक वेदों में भी स्त्रियों की वर्णन मिलती है। यानी कि जिस प्रकार से पुरुष स्त्री सारे कामों में लगे रहते हैं, उसी प्रकार से स्त्री पुरुष वेद साहित्य, संस्कृत साहित्य को संवर्धन करने में, बढ़ाने में लगी हुई थी प्राचीन काल से। जिसमें यमी, अपाला, उर्वशी, वाघम्बिनी और जनक के सभा में गार्गी जैसे वक्त्री हुआ करती थी। ऐसे महाऋषिकाओं की वर्णन मिलती है। और इसके बाद आजकल के लेखिकाओं में पंडिता छमाराव का तो वर्णन आता ही है, जो आपके इस चैप्टर में भी दिया गया है। उसके बाद मिथिलेश कुमारी मिश्र, है ना, और वनमाला भवालकर और बहुत सारे मतलब लेखिका है जो संस्कृत साहित्य को आज भी संवर्धित कर रही है। तो संस्कृत साहित्य लेखिका का अर्थ एक ही है कि उन सभी चर्चित लेखिकाओं का वर्णन किया गया है जो काफी प्रसिद्ध थी उस समय में और आज भी है, उनका नाम आज भी लिया जाता है ना। आगे अगला जो चैप्टर है वो भारत महिमा है, जो 5वां चैप्टर है, और ये पद के रूप में है। और पद वाले चैप्टर को हम क्या कहते हैं? पद्यात्मक। क्या कहते हैं? इसमें 5 मंत्र दिया गया है। इसका वीडियो भी अपलोड हो गया है। इसमें कितना मंत्र दिया गया है? 5 श्लोक दिया गया है ना। और इसमें भारत की धरती के बारे में बताया गया है। भारत की धरती कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता कैसी है, इनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। 5 श्लोक में से 2 श्लोक पौराणिकी है, जो पुराण से लिया गया है, विष्णु पुराण से पहला और भागवत पुराण से दूसरा लिया गया है। बाकी जो 3 बचा है वो पाठ्य पुस्तक समिति के द्वारा निर्माण करके प्रस्तावित किया गया है ना। तो इस तरह से इस चैप्टर में भारत की महिमा का गुणगान किया गया है। यहाँ पर कहते हैं कि भारत के महिमा का गुणगान प्राचीन काल से हो रही है। प्राचीन काल से इसकी महिमा इतनी है कि यहाँ पर भगवान भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं और यहाँ के पुरुष देवतुल्य होते हैं। इस चैप्टर में इन्हीं सब चीज़ों का वर्णन है कि भारत की प्राकृतिक सुंदरता, नदी, झील, पर्वत, पहाड़, झरना, ये सब कितना सुंदर है, इसके बारे में बताया गया है, जो आप पढ़ चुके हैं। वीडियो भी अपलोड हो चुका है। अब शुरू करेंगे यहाँ से, अब जब भी करेंगे यहाँ से करेंगे। इस मतलब पाठ परिचय के बाद जो होगा वो पहला मंगलम चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अगला है भारतीय संस्कार। क्या है? आप लोग बोलते नहीं हो, ऐसे बैठ गए हो आराम से। अगला चैप्टर क्या है? भारतीय। आप लोग बोलोगे तब ना ये वीडियो देखने वाले भी बोलेंगे, यस नो? बोला करो। भारतीय संस्कार ये किस टाइप का पाठ है? निबंधात्मक। ये निबंध स्वरूप है, इसमें बहुत सारे नॉलेज भरा हुआ है। भारतीय संस्कार माने भारत की संस्कार। भारत में पता है आपको कितने प्रकार के संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? जो आप गांव घर में मजाक में यूज करते हैं संस्कार शब्द का, वो शब्द वो संस्कार नहीं है। ये संस्कार जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसे ना कहते हैं हम लोग मजाक में यूज कर देते हैं, छोरा का संस्कार ये नहीं कह देते हैं ना, वो बात नहीं है। यहाँ संस्कार मतलब जीवन से रिलेटिव है। संस्कार मतलब आपका मुंडन जो होता है, आपका शादी जो होता है, मरने के बाद जो आपका वो क्या कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार होता है ना। उसके बाद उपनयन संस्कार होता है। उसके बाद कर्ण भेदा भेदी वाला संस्कार होता है ना। पहली बार जो बच्चा अन्न खाता उसका संस्कार होता है। तो इसमें बताया गया है कि भारत जो है आज भी संस्कार के प्रति उन्मुख है और विदेश में रहने वाले भारतीय खास उन्मुख है, अपने संस्कार को नहीं भूले। वो विदेश में रहते हुए भी भारतीय संस्कार को मतलब अपना वहन कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। भारतीय संस्कार चरित्र निर्माण करती है। क्या करती है?
चरित्र निर्माण में एक अहम व्यक्तित्व निर्माण करती है भारतीय संस्कार। तो इसमें बताया गया है कि कुल 16 संस्कार हैं और उन 16 संस्कार में कौन कौन से संस्कार आते हैं, जैसे विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, मुंडन संस्कार, उसके बाद वेदारंभ संस्कार, उसके बाद आपको क्या हो गया, गोदान संस्कार, उपनयन संस्कार, शिक्षा कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार। नामकरण होता है ना आप लोगों का, छठी के दिन नामकरण होता है ना, वो संस्कार ही एक तरह का। तो भारतीय संस्कार जो है निबंधात्मक है, इसमें 16 संस्कार का संक्षेप वर्णन है जो भारत के प्राचीन काल से चलती आ रही है और ये संस्कार आज भी चल रही है। भले कुछ लोग इनसे अलग हो गए हैं लेकिन आज भी भारत में संस्कार बरकरार है या नहीं? yes, तो ये निबंधात्मक पता चल गया आपको इसके बारे में, इसमें क्या पढ़ना है। तो थोड़ा सा और बता दे, संस्कार का संस्कार 16 होते हैं। संस्कार कितने होते हैं? 16। उन 16 में से 3 जन्म से पूर्व संस्कार होता है। 3 जब पहली बार स्त्रियां गर्भ धारण करती है वो वाला संस्कार होता है। उसके बाद उसके रक्षा के लिए एक संस्कार होता है। उसके बाद वो गोद भराई का संस्कार होता है। ये सब टाइप का संस्कार होता है जो जन्म से पहले होता है। जन्म के बाद शैशव संस्कार जो बच्चे बचपना में होता है वो 5 होता है। और शिक्षा संस्कार 5 होता है, सॉरी जन्म के बाद 6 संस्कार होता है, शिक्षा संस्कार 5 होता है, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद एक विवाह वाला संस्कार जो गृहस्थ वाला संस्कार होता है और एक मरने के बाद। तो कुल मिला के जोड़ लीजिए कितना हो गया, 16 हो गया। देखिए 3 जन्म से पहले कितने 3 और शैशव संस्कार कितना 6, तो 6 3 कितना हुआ 9। उसके बाद कितना है, उसके बाद 5 शिक्षा वाला संस्कार पढ़ाई वाला कितना हो गया 14। एक विवाह वाला जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और एक मरने के बाद जो होती है। तो कुल कितने हो गए 16 संस्कार है। तो इसमें यह बताया गया है, हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी समय भी कम है। नीति श्लोक का पाठ का हम परिचय पढ़ते हैं। नीति श्लोक का पाठ जो है पद्यात्मक है। वो क्या है, किस प्रकार का पाठ है? अब बताइए इसमें से किस पाठ में आएगा? इसमें पद्यात्मक में आएगा ना ये? नीति श्लोक का किस टाइप का पाठ है? पद्यात्मक। इस पाठ में 10 श्लोक दिए गए हैं, 10 मतलब पद दिए गए हैं। उस पद में विदुर के नीति का विदुर जो धृतराष्ट्र को नीति सिखाए वो बताया गया है। देखिए जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, महाभारत के युद्ध होने से पहले धृतराष्ट्र ने अपने सचिव विदुर से प्रश्न किया, अपने चित्त की शांति के लिए क्वेश्चन कर रहा था, है ना। और विदुर जो है बिना छल कपट किए, बिना स्वार्थ को सभी स्वार्थ की नीति को त्याग करके परमार्थिक दृष्टिकोण से मतलब धृतराष्ट्र को ये सारा ज्ञान दिए जो 8 अध्याय का है। और ये उद्योग पर्व से लिया गया है। उद्योग पर्व से, किस पर्व से? महाभारत में कई पर्व होते हैं। महाभारत पहले पर्वों में बटा हुआ है। किसमें बटा हुआ है? पर्वों में। और उस पर्व में उद्योग पर्व में विदुर नीति के बारे में बताया गया जो 8 अध्याय का है। विदुर नीति कितने अध्याय का? 8 अध्याय। चाणक्य के नीति को चाणक्य नीति कहते हैं और विदुर की नीति को विदुर नीति कहते हैं। तो ये विदुर नीति जो 8 अध्यायों का है वहां से लिया गया है और वो भी उद्योग पर्व से लिया गया है। उद्योग पर्व महाभारत से लिया गया है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें यही बताया गया कि पंडित किसे कहते हैं, कौन मूर्ख आदमी है, कौन नीच आदमी होता है, स्त्रियों की क्या लक्षण है ना, अच्छे आदमी कौन होते हैं, बुरे आदमी कौन होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर कामयाबी प्राप्त करनी है तो उसके लिए क्या हमें त्यागना चाहिए, समझ में रहा है। किससे किसकी रक्षा होती है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, सत्येन रक्षते धर्मो यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, ये सब बताया गया इसमें। मतलब कुल 10 श्लोक है, 10 में एक सुंदर सुंदर विचार व्यक्त हुआ है जिसको आप जब पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसा मतलब नॉलेज मिलेगा कि जीवन में इंप्लीमेंट करने योग्य होगा। तो ये नीति श्लोक का समझ में आ गया। इसमें से ऑब्जेक्टिव तो पूछ सकता है ना कि नीति श्लोक का पाठ कहां से लिया गया है? विदुर नीति से। कहां से लिया गया है? विदुर नीति किस पर्व से लिया गया है? उद्योग पर्व से। उद्योग पर्व कहां से उद्धृत है? महाभारत से, ठीक है ना। आगे कर्मवीर देखिए, कर्मवीर कथात्मक है। कर्मवीर क्या है? नाम से ही पता चलता है कि कर्म में जो वीर हो, काम करने में जो वीर हो उसे क्या कहेंगे? कर्मवीर कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्मवीर। इसमें एक दलित और गरीब निर्धन एक बच्चे की कहानी है जो गरीबी में दलितों में पला बढ़ा है और अपने विषम परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता और उसका कठोर मेहनत, इच्छा शक्ति
और उसकी उत्कट प्राप्त करने की कामना, मतलब लक्ष्य को प्राप्त कर लेने की कामना जो थी, उत्कट कामना, यानी कि एकदम खतरनाक जो मनसा था, उसके कारण से एक दलित में पैदा हुआ बच्चा अपने मेहनत इच्छा शक्ति के बल पर देश के सबसे बड़ी परीक्षा को क्रैक किया, यूपीएससी को क्रैक किया, और देश में यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग में अपनी सेवाएं दी। इस कहानी से आप सीख सकते हैं कि विषम परिस्थिति में आप कैसे अपने आप को सबल करेंगे। इस कहानी को पढ़ने के बाद आप में आत्मसम्मान और आत्मशक्ति और जिसको हम कॉन्फिडेंस कहते हैं, आत्मबल जगेगा। समझ में आया? और ये कहानी आपके लिए, युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। समझ में आया ना? ये आधुनिक कहानी है, मतलब पाठ्य पुस्तक समिति ने खुद बनाया है आजकल के कहानी पे, मतलब ये भिखन टोला नामक गांव से कहानी है, रिलेटिव है। अगला है 9 नंबर में स्वामी दयानंद। क्या है? स्वामी दयानंद। ये निबंधात्मक है। ये क्या है? 18वीं 19वीं शताब्दी में भारत में बहुत सारे कुरीतियां, बहुत सारे कुसंस्कार, बहुत सारे धार्मिक आडंबर, बहुत सारे मतलब समाज को बहुत सारे तत्वों ने दूषित कर दिया था। ऐसे समय में बहुत सारे समाज सुधारकों ने जन्म लिया और वहाँ पर बाल विवाह, विधवा विवाह, उसके बाद जाति प्रथा, दहेज प्रथा, उसके बाद अन्य सारे कुरीतियों को दूर किया। उन्हीं में से स्वामी दयानंद भी एक व्यक्ति हैं जो समाज के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, नारियों की उन्नति के क्षेत्र में, बाल विवाह के क्षेत्र में अपना अपूर्ण योगदान दिया, अतुलनीय योगदान दिया। और इसमें, इस चैप्टर में यही बताया गया है कि मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती का संक्षेप में परिचय बताया गया है कि उन्होंने समाज के लिए क्या सुधार किए और शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार किए। स्वामी दयानंद ने ही सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किए थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार आया है। सत्यार्थ प्रकाश, कौन सा प्रकाश? सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना इन्होंने किया और उसमें यह वर्णन किया कि पुरानी शिक्षा पद्धति बेकार है, नई शिक्षा पद्धति को लागू किया जाए। और पुरानी शिक्षा पद्धति को हटा करके नई शिक्षा पद्धति को लागू किया। और इन्होंने मुंबई में आर्य समाज नामक एक धार्मिक संस्था का संगठन किया और इसका शाखा, इसकी जो ब्रांच है, इसका जो शाखा है, देश विदेश, अपने देश में भी कई सारा है, नगर उपनगर में फैला हुआ है और वो शिक्षा के क्षेत्र में अपूर्णीय योगदान दे रहा है। इसका जो शिक्षा पद्धति था उसका नाम था डीएवी शिक्षा पद्धति, डीएवी स्कूल, दयानंद एंग्लो वैदिक। क्या नाम था? दयानंद एंग्लो वैदिक के तहत ये शिक्षा देते थे और दयानंद एंग्लो वैदिक के तहत ही भगत सिंह पढ़े थे। भगत सिंह उसी की स्कूल में पढ़े थे, इसी की स्कूल में। समझना, इन्होंने जो शिक्षा पद्धति अपनाया था उसके स्कूल में स्वामी ये भगत सिंह जी पढ़े थे, इसीलिए वो इतना क्रांतिकारी हुए। वो अंदर से ऊर्जा भरते थे, धार्मिक रूप से एकजुट करते थे। पाखंडवाद, धार्मिक कांड, कर्मकांड का खूब विरोध थे। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। यही सब बताया गया इस चैप्टर में, संक्षेप में परिचय दिया गया है जो आपको हम बताएंगे चैप्टर में विस्तार से। अगला चैप्टर क्या है? बोलिए, मंदाकिनी वर्णनम। क्या नाम है? मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी वर्णनम जो है यह यह रामायण से लिया गया है। सबसे पहले यह वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण से लिया गया है। कहां से लिया गया है? रामायण से लिया गया है। रामायण को कांडों में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? और ये अयोध्या कई कांड है, सुंदर कांड, बाल कांड है ना, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड है ना, कांड में बटा हुआ। उन कांडों में से अयोध्या कांड के 95 सर्ग में से लिया गया है, जिसमें वाल्मीकि जी ने राम के द्वारा चित्रकूट का, मंदाकिनी नदी के सुंदरता का वर्णन कराते हुए सीता को संबोधित करते हैं। बात समझ में आया? वाल्मीकि जी ने राम के द्वारा सीता को संबोधित कराते हैं और चित्रकूट का और साथ ही साथ उसके किनारे बहने वाले मंदाकिनी नदी का वर्णन सुनाते हैं, सुंदरता को बताते हैं। पकड़ में आ रही बात? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कई बार कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस किस ग्रंथ से लिया गया है? तो रामायण से लिया गया। किससे लिया गया है? रामायण, वाल्मीकि रामायण से। याद रखना, वाल्मीकि जी के रामायण से। और ये किस कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड से। किस कांड से? और ये इसमें किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी नदी का, जो एक चित्रकूट पर्वत के किनारे से बहती है, छोटी सी नदी। और इसमें यह बताया गया है कि उस समय वाल्मीकि जी ने कितने तीव्र बुद्धि से, कितने अपने वर्णन क्षमता से
उस नदी का सुंदर वर्णन किए हैं। वहाँ के पेड़, वहाँ पर वृक्ष, वहाँ के फल, वहाँ के फूल और नदियों में बहते हुए फूल पत्ते और ऋषि मुनि जो तप कर रहे थे, उनका सुंदर चित्रण हुआ इसमें, है ना। और इसको देख करके राम अपने नगरीय सुख को भूल जाते हैं, अयोध्या के सुख को भूल जाते हैं। समझ में आया? हर एक आदमी जब प्राकृतिक सुंदरता में जाते हैं तो भोग विलास की वस्तु को भूल जाता है। आप भी कहीं जंगल जाइए, कहीं पहाड़ जाइए, कहीं हिमाचल प्रदेश वगैरह जाइए घूमने, इन सब चीज़ को भूल जाएंगे। तो सीता को संबोधित करते हुए राम कहते हैं इसमें कि हे सीते, मैं यहाँ की सुंदरता को देख करके नगर के सुख को बेकार मानता हूँ, जहाँ पर सिर्फ भोग विलास की जाती है। समझ में आया? प्राकृतिक वर्णन खूब अच्छा से किया है वाल्मीकि जी ने। अगला क्या है? अगला क्या है वे? व्याघ्र पथिक कथा। बोलिए व्याघ्र पथिक कथा। और ये मंदाकिनी वर्णन आपको पता है, ये पद्यात्मक है। व्याघ्र पथिक कथा कथात्मक है। क्या है? व्याघ्र पथिक कथा जो है हितोपदेश से लिया गया है। कहां से लिया गया है? हितोपदेश एक बहुत बड़ा नीति शिक्षा ग्रंथ है, समझ है ना। नीति कथा कथात्मक है, कथा ग्रंथ है, जिसमें जिसके रचनाकार नारायण पंडित जी हैं। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित हैं। उस हितोपदेश में कई भाग हैं जो ये मित्र लाभ नामक भाग से लिया गया। पहला भाग मित्र लाभ है, उनमें से ये लिया गया है। इसमें हितोपदेश में कई सारे पशु पक्षियों को कैरेक्टर बना करके, है ना, मानव के गुणों को बताया गया है, मानव के दुर्गुणों को दूर करने के लिए बताया गया। कहा जाता है ऐसा कि नारायण पंडित ने एक राजा के 4 पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस ग्रंथ की रचना किए थे। वो चारों राजा का बेटा जो था नालायक था, मतलब मन नहीं लगता था उसको पढ़ने में। उसमें पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा जगाने के लिए इन्होंने हितोपदेश की रचना किए थे। कौन? नारायण पंडित। कौन किए थे? नारायण पंडित। और आपके जो पाठ में दिया गया है, इसमें लोभ के दुष्परिणाम को बताया गया है कि लोभ का परिणाम क्या होता है। लोभ, अधिक लोभ करोगे तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा। इसमें एक बाघ होता है। बाघ जो है एक सरोवर के किनारे नहा करके हाथ में कंगन लेकर के खड़े रहते हैं और बटोही को, जो राह में चलते हैं सड़क के किनारे, उसको बुलाते रहते हैं कि सोना का कंगन ले लो, सोना का कंगन ले लो। और अंततः एक बटोही फंस जाते हैं उस सोना के लोभ, कंगन के लोभ में। और अंततः वो हिंसक पशु बहुत सारा उदाहरण देता है कि मैं हिंसक नहीं हूँ, मैं अब छोड़ दिया हूँ हत्या करना, मैं अब शास्त्र का अध्ययन करने लगा हूँ, श्लोक बोलता हूँ। समझ में आया? इस तरह से दिया गया है। और अंततः जब कहता है कि चलो लाओ, तो कहता है इस सरोवर में नहाओ, और सरोवर में जाता है नहाने। सरोवर में जैसे नहाने जाता है, वो सरोवर नहीं होता है, वो दलदल होता है, उसमें फंस जाता है। और इसमें बाघ कहता है कि चलो चलो मैं तुमको निकाल देता हूँ। और जैसे जाता है निकाल, उसको पकड़ता है, पकड़ करके खा लेता है। तो इसमें बताया गया कि अगर आप लोभ में पड़ते हैं, आज इंसान छोटे छोटे लोभ के कारण अपने प्राण को और अपने सम्मान को खो रहा है। यस या नो? इसमें यही शिक्षा दिया गया है कि लोभ के कारण अपने प्राण और सम्मान को कभी नहीं खोना चाहिए, अपनी जमीर को जिंदा रखना चाहिए, ईमान को। समझ में? ये शिक्षा देती है ये कथा, लोभ के बारे में बताती है। 9वीं कक्षा में भी एक था पंचतंत्र से कहानी लोभाभिष्ट चक्रधरा, जो आप जिसमें 4 युवा रहते हैं, वो बताएंगे बाद में। 9वीं कक्षा के जब वीडियो बनाएंगे तब बनाएंगे। अगला क्या है? बोलने बे, बोले थोड़ा थोड़ा, अरे बकलोल थोड़ा कुछ तो बोल। क्या है? कर्णस्य दानवीरता। कर्णस्य माने कर्ण की, दानवीरता माने दानवीरता, कर्ण की दानवीरता। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर महाभारत का ही अंश है। महाभारत का क्या है? अंश है। और इसके रचयिता जो है भास नामक कवि है। भास नामक कवि है। भास ने महाभारत के एक कैरेक्टर जो था कर्ण, उस कैरेक्टर पर ही, उस पे केंद्रित एक नाटक लिखा। और याद रखना, संस्कृत साहित्य में सबसे पहले जो नाटककार हुए वो हुए भास जी। कौन हुए? सबसे प्रथम संस्कृत के नाटककार कौन है? भास जी। और उसी नाटक का, उसी एकांकी का कर्णस्य कर्णभार नामक जो इसका नाटक है, उसका छोटा सा हिस्सा इसमें है, यहां से लिया गया है। समझ में आया? इसमें बताया गया है कि अंग देश का राजा, कर्ण कहां का राजा था? अंग देश का, भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र पड़ता है ना, वहीं पे राजा रहते थे कर्ण। और इसमें यह बताया गया है कि कर्ण अपने दानवीरता के कारण जाना जाता था। छल पूर्वक
छल पूर्वक इंद्र के द्वारा कृष्ण को भेजे जाने पर उनके कवच कुंडल को चुरा ले लिया। कौन? इंद्र ने। इसमें यही बताया गया है कि अगर दान देना चाहते हैं, अगर आप दान देने के इच्छुक हैं, तो ऐसे पात्रों को दान न दे जिसको दान देने के बाद विनाश ही मिले, खतरनाक हो। वो कहते हैं इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि ऐसे व्यक्तियों को दान देना चाहिए जो विनाशक ना हो। जैसे इंद्र को ये दान दिया, इंद्र को दान देने के बाद उसका ही विनाश हो गया, अपने का है नहीं। कहानी देखे होंगे, जब पढ़ेंगे ना इसका तब समझ में आएगा आपको। तो कर्णस दान वीरता के लेखक कौन है? भास। कौन है? भास। और ये कहां से लिया गया है? कर्णभार नामक नाटक से। कहां से लिया गया है? संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार कौन हुए? भास। कौन हुए? भास। ठीक है, ये हो गया। अगला चैप्टर है विश्व शांति। क्या है? विश्व शांति। ये किस टाइप का है पाठ? बोल ले एक बार, क्या नाम है इसका? निबंधात्मक। ये निबंधात्मक चैप्टर है। इसमें वर्तमान विश्व में जो अशांति फैला हुआ है, हर एक जगह जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अत्याचार हो रहा है ना, हुड़दंग हो रहा है, दंगा हो रहा है, एक देश दूसरे देश को देखना नहीं चाहता है, एक राज्य दूसरे राज्य की तरक्की को देखना नहीं चाहता है। इसमें यही बताया गया है कि विश्व अशांत आज क्यों है। आज विश्व तरक्की तो भले कर लिया है, भले हम चांद पे पहुंच गए, भले हम मंगल पे पहुंच गए हैं, लेकिन आज जो है इतनी अशांति है दुनिया कि ऐसा महसूस हो रहा है कि अशांत रूपी सागर के बीच में हमारा स्थिति है, जीवन है। अभी अशांत रूपी सागर के बीच में आज का जीवन है। इसमें यह बताया गया है कि अशांति का कारण क्या है, अशांति के कारण को दूर करने के उपाय क्या है। पकड़ में है ना? अशांति का एक ही कारण है, असहिष्णुता। क्या है? और दूसरा है द्वेष। द्वेष, असहिष्णुता का अर्थ होता है कि एक दूसरे को देख करके जलना, और द्वेष का अर्थ होता है एक के तरीके को देख करके सहन नहीं कर पाना। समझ में आ रहा है ना? यही दो कारण है जिसके कारण से अशांति फैलता है। और आजकल अशांति को फैलाने में आज के राजनेता, आज के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े जो क्या कहते हैं गुट वाला होता है, वो सब उसको बढ़ा रहा है। तो ये जो चैप्टर है आज के रूप में इनको पढ़ करके हमें शांति की स्थापना की बात करनी चाहिए। ये यही शिक्षा देती है कि शांति से रहना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, प्रतियोगिता होना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य प्रतियोगिता होना चाहिए, स्वस्थ, स्वच्छ, अच्छा सा। ये नहीं कि उसके लिए काट मार देंगे, हम अपनी तरह के लिए दूसरे को मार देंगे, है ना। साफ सुथरी प्रतियोगिता होनी चाहिए। अगला चैप्टर क्या है? शास्त्रकारा। शास्त्रकारा माने शास्त्रकार। इसमें यह पाठ जो है संवादात्मक है, बातचीत की शैली में बताया गया है ना। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में बातचीत होता है। और ये चैप्टर जो है प्राचीन संस्कृति, प्राचीन भारत के ज्ञान, विज्ञान, इन सभी चीजों का वर्णन करती है। प्राचीन काल में हमारा विज्ञान कैसा था? भारत में 6 वेदांग हैं। वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? 4। वेद कितने हैं? वेद के अंग 6 हैं। वेद के अंग कितने हैं? 6। याद रखना है। भारत में कितने दर्शन हैं? 6 दर्शन है। कितने दर्शन हैं? और कई सारे शास्त्र हैं। समझा ना? शास्त्र जिसको आज सब्जेक्ट बोलते हो आप, जिसको आज सब्जेक्ट बोलते हो, वही शास्त्र हुआ करता था पहले। उन्हीं शास्त्र, जैसे केमिस्ट्री का भी शास्त्र था, बृहत संहिता, उसके बाद सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, आयुर्वेद, है ना। और कितने दर्शन है, उस दर्शन को बनाने वाले कौन से ऋषि हैं, इन सभी के बारे में बताया गया है ना। इसको पढ़ करके आपको अपने प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य पर गौरव होगा। आज के युवाओं में, बच्चों में भारत के प्रति श्रद्धा जगेगी, क्योंकि भारत को लोग निकले, मतलब आज बच्चा कहते हैं भारत में कुछ नहीं है, खाली अमेरिका अमेरिका, इंग्लैंड इंग्लैंड कर रहा है। लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अपने संस्कृति पे, अपने ज्ञान विज्ञान पे, प्राचीन इतिहास पे आपको गौरव होगा और आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा कि मैं वो उस भारत का नागरिक हूं जिसका साहित्य, जिसकी कला दुनिया में परचम लहराती थी पहले। समझ में आया? ये संवादात्मक। इस तरह से आपका आज जो है ये पाठ समाप्त होती है। और इसके बाद मंगलम पाठ को लेकर के आऊंगा। मंगलम पाठ के बाद पाटलिपुत्र विवम को लेकर के आऊंगा। अगर आप 10वीं के छात्र हैं तो आप एक एक वीडियो को देखें। मेरा वीडियो देखने से आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब क्लियर हो जाएगा। ये आप अगर ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे तब, है ना। तो आप इसको देखना ना भूलें।